डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं यहां पर बात करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में। अब पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्यों पड़ेगी? मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। क्या है फंक्शन? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। अब ये जो u और v हैं, ये फंक्शन किसके हैं? x और y के। तो u और v का मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो तो होगा हाउ टू राइट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एट आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड देन एट ओरिजिन। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैं डिस्कस करूंगा डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड के बारे में, यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके बारे में बात करेंगे, यानी एफ डैश जेड के बारे में। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव एट ओरिजिन। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू शो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको ये तीन तरीके बताने जा रहा हूं, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूंगा यू और वी की, या फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करूंगा, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट है या नहीं, यानी एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन या एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। बात को कैसे हम दिखाया करेंगे। ये जो आज का टॉपिक है इसको मैं कनेक्ट करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन आते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखने के लिए है। क्लियर है? तो जो भी चीजें मैं इसमें बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए लेक्चर को आप ध्यान से समझते रहिए। जो भी इसमें बताया जाएगा मैं उसको डायरेक्ट यूज क्या करूंगा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट और फार्मूले। तो डिस्कस करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से। किससे डिस्कस करना शुरू करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। पहले मैं लिखूंगा आर्बिट्रेरी पॉइंट पर और उसके बाद लिखूंगा ओरिजिन पर। तो मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी अ फंक्शन। बात क्लियर है? ये कोई भी एक फंक्शन है वेयर यू क्या होगा? वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी भी क्या है? वी भी आपके पास फंक्शन है किसका? एक्स और वाई का। कोई डाउट इसमें? u और v दोनों ही किसके फंक्शन है? u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अब इसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या लिखना शुरू करता हूं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। लेकिन इसको लिखने से पहले पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जब मैं u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट बन जाएगा, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट बन जाएगा। हालांकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं इनको मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, लेकिन अगर एक बार ये पता चल जाए कि ये वैल्यू आई किस तरह है तो याद करना भी चीजों को आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एक्स का और आपने फाइंड किया इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो किस तरह लिखते थे आप लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच वेयर एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट और डिवाइडेड बाय एच। इस तरह लिखते थे। अगर मान लीजिए ये जो चेंज है जो मैंने एक्स की वैल्यू में चेंज किया वो एच का किया है, अगर मैं इस चेंज को रिप्रेजेंट कर दूं किससे? डेल्टा एक्स। किससे रिप्रेजेंट कर दें? डेल्टा एक्स। यानी एक्स में चेंज डेल्टा एक्स, वाई में चेंज उसका नाम रख देंगे डेल्टा वाई। तो ये आपका सिंपली बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये डेफिनेशन बनी। बिल्कुल यही डेफिनेशन मुझे लगानी है पार्शियल डेरिवेटिव में, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की बजाय एक्स और वाई दो हैं। तो लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर यू का लिखता हूं और ये चीज बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप पूरा फोकस एक्स पर रखिए। जैसा कि आप जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय एक्स तो हमारा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी वैल्यू में तो चेंज हो जाएगा, और वाई रहेगा कांस्टेंट। तो आप एक्स में चेंज करिए और वाई को वाई रहने दीजिए। आप ऐसे मानिए जैसे u सिर्फ x का फंक्शन है, तो डेफिनेशन क्या बनती है? मैंने क्या कहा? ऐसा समझिए जैसे u सिर्फ x का फंक्शन है, तो डेफिनेशन बनती है u x प्लस डेल्टा एक्स। y के लिए जगह छोड़ दो, और ये बनेगा u x, y के लिए जगह छोड़ दो, और अपॉन आ गया डेल्टा x। अगर हमारा u सिर्फ x का फंक्शन होता तो यही डेफिनेशन में लिखता, लेकिन ये तो y का भी फंक्शन है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y रिमेन्स कांस्टेंट, तो y हर जगह y ही रहेगा, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो y को आप पहले वाले फंक्शन में भी y लिखें और दूसरे वाले में भी y लिखें, इसका मतलब देयर इज नो चेंज। ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो कितना आएगा? ये आएगा डेल u ओवर डेल y।
अब आप जो चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, अब आप चेंज करेंगे सिर्फ y में। तो आप ये मान लीजिए अगर u y का फंक्शन होता तो क्या करते आप, x को तो छोड़ दीजिए, x की जगह y प्लस डेल्टा y, बिल्कुल उससे आप कनेक्ट कर दो, और यहां पर आता u y और अपॉन में कितना आएगा डेल्टा y, बिल्कुल यही डेफिनेशन अगर ये y का फंक्शन होता तो यही लिखते हैं ना आप, u y प्लस डेल्टा y माइनस u y डिवाइडेड बाय डेल्टा y। लेकिन इसमें x का भी फंक्शन है बाई चांस, लेकिन x रहेगा कांस्टेंट, हर जगह x को आप x लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। अब इसी तरह अगर मान लीजिए आप क्या लिखना चाहें, v का डेरिवेटिव लिखना चाहें, देखिए मुझे जब आगे मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां बार बार फंक्शन मुझे u और v के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो v के लिए लिखने के लिए मुझे अलग से कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, u की जगह v लिख दीजिए, क्योंकि v भी किसका फंक्शन है, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u है, सॉरी x एंड y। तो क्या बनेगा ये डेल v ओवर डेल x। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसका कंक्लूजन आएगा, जो भी इसके रिजल्ट आएंगे उनको मैं डायरेक्ट यूज किया करूंगा, लेकिन वो रिजल्ट किस तरह आए हैं उसी के लिए मैं आपको डिटेल में ये बता रहा हूं। तो कितना होगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई, ये बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में आया, और फोर्थ वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, कितना आएगा ये वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई, और ये अपोन में आ गया डेल्टा वाई। तो ये तो दोनों एक ही है, मैं सिर्फ यू के लिए भी लिखता तब भी हमारा काम हो जाता, लेकिन अब मैं आ गया इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्योंकि मुझे ये सब कुछ आगे डिस्कस करना होगा एट ओरिजिन। यानी जो हमारा पॉइंट है, यहां तो मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, लेकिन जो फर्दर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पॉइंट हमारे पास होगा ओरिजिन। और अगर यही कहानी मैं किस पर लिख दूं, ओरिजिन पर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है, दैट इज एक्स कोमा वाई क्या है मेरे पास 0 0, यानी वो पॉइंट जहां पर एक्स और वाई दोनों एक साथ जीरो हुए, उस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे, पहले मैं यू के लिए लिखता हूं फर्स्ट, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स एट ओरिजिन, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। बड़ी आसान सी बात मैं बताने जा रहा हूं। क्या करेंगे आप, इसमें एक्स को भी जीरो लिख दीजिए, इसमें y को भी जीरो लिख दीजिए, यहाँ x को भी जीरो लिख दीजिए, और y को भी क्या लिख दीजिए जीरो। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा डेल्टा x तो चेंज है, चेंज इन x, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एंड x, ध्यान रहे। तो क्या बना ये बना u, x को मैंने जैसे ही जीरो लिखा तो क्या बना ये जीरो प्लस डेल्टा x, और y को क्या लिखा जीरो माइनस u, कितना बना जीरो कोमा जीरो, और ये आ गया अपोन में डेल्टा x। अगर मैं इसको और फर्दर सोल्व करूं तो बच्चों ये डेल यू और डेल x आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्या बनेगा ये u डेल्टा एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज ओनली डेल्टा एक्स जीरो माइनस u जीरो जीरो अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर है। अच्छा मैंने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें भी आपको बताया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, और इसमें हर जगह मुझे नजर आ रहा डेल्टा एक्स, वाई को जीरो हो गया, एक्स भी जीरो हो गया, लेकिन डेल्टा एक्स नजर आ रहा, डेल्टा एक्स क्या चेंज इन एक्स, और लिमिट भी डेल्टा एक्स पे है। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह लिख दूं, जैसे मान लो, लिखने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है। तो किसी को तो मैंने ये क्वेश्चन दिया सोल्व करने के लिए, और एक दूसरे स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई आप ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करके लाओ। तो क्या दोनों ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लीजिए जरा, दोनों एक ही प्रॉब्लम है। बस इसको क्या करना पड़ेगा, ये इसी स्टूडेंट को डेल्टा एक्स को एक्स समझना पड़ेगा, और बाद में x को ही जीरो करना पड़ेगा। इस स्टूडेंट को x की जगह क्या समझ में आएगा डेल्टा x, यानी थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर द सिंप्लिसिटी, मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर, फॉर द सिंप्लिसिटी, इसको और आसान सा रिजल्ट बनाने के लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको सोल्व करने के लिए डेल्टा एक्स को क्या किया, रिप्लेसिंग, मेथड भी लिख देता हूं, रिप्लेसिंग डेल्टा एक्स बाय एक्स। आप चाहें तो पूरा काम डेल्टा एक्स में लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ राइटर डेल्टा एक्स में ही लेके चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और एट ओरिजिन, लेकिन कुछ राइटर इसको आसान बनाकर डेल्टा एक्स को क्या लिख देते हैं एक्स। इससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बना लिमिट
x टेंस टू 0, ये आ गया u, भाई आपने डेल्टा x को x लिख दिया तो x कोमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन x। तो ओरिजिन पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए मैंने आपको क्यों बताया ये, अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एट ओरिजिन, तो मैं डायरेक्ट ये लिखा करूंगा, ये मैं कोई कहानी नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट क्या लिखा करूंगा ये, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका यूज करूंगा। इसके बाद सेकंड चलिए डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू में डिस्कस कर लेता हूं ओरिजिन पर। तो अब क्या होगा, डेल यू ओवर डेल वाई, ये आ गया लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाला रिजल्ट है उसमें x को 0, y को 0, x को 0, y को 0 पुट कर दीजिए। अब रिजल्ट आप खुद ही समझ जाएंगे क्या बनेगा। ये बनेगा u 0 कोमा 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस u 0 कोमा 0 और ये आ गया अपॉन डेल्टा वाई। बात समझ पा रहे हैं? इसको और फर्दर सोल्व करो तो डेल यू ओवर डेल वाई कितना आ गया, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 कितना बनेगा, ये बनेगा u 0 कोमा डेल्टा वाई और माइनस u 0 0 अपॉन में कितना आ गया, डेल्टा वाई। अब फॉर द सिंप्लिसिटी, अगेन यही काम आप दोबारा कर सकते हो। फॉर द सिंप्लिसिटी व्हाट कैन यू राइट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यानी रिप्लेस कर सकता हूं किसको, रिप्लेसिंग डेल्टा वाई बाय वाई। तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, ये डेल यू ओवर डेल वाई मुझे मिलने जा रहा है यहां पर, ध्यान देंगे लिमिट। अब जब क्यों मैं बार बार, जब पूरे क्वेश्चन में डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई की जगह वाई समझ के क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो कितना आ गया, u 0 कोमा वाई माइनस u 0 0 और अपोन में आ गया बच्चों ये y। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y। अच्छा मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा, अगर आपको यही डेरिवेटिव किसके लिए लिखने, v के लिए लिखने, तो मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर आप ये बात v के लिए लिखो तो बस क्या होगा, भाई जहां जहां u है वहां वहां v तो आया है, तो सिमिलरली ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। हालांकि अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको समझ जाना चाहिए। तो सिमिलरली ये दोनों रिजल्ट v के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या बनेंगे, सिमिलरली डेल v ओवर डेल x। अच्छा ये जो कहानी चल रही है ये ओरिजिन पे चल रही है, ध्यान देंगे, एवरीथिंग इज एट ओरिजिन। तो डेल v ओवर डेल y कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 v x कोमा 0। अब ये x कैसा आया समझ गए होंगे आप। तो मैं फर्दर जब भी इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको डायरेक्टली लिखा करूंगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो क्या रिजल्ट बना, ये बना डेल v ओवर डेल x। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी बंद करो रेक्टेंगल में। और ये आ गया मेरे पास रिजल्ट नंबर 3 और ये था मेरे पास रिजल्ट नंबर 2। ये तो चल ही रहा है तो इसको डायरेक्टली 3 लिख दो। इसी तरह फोर्थ क्या बनेगा बच्चों, फोर्थ बनेगा डेल v ओवर डेल y। ध्यान देंगे इट इज अगेन एट ओरिजिन, y टेंस टू 0, यह आ जाएगा v 0 कोमा y माइनस v 0 0 अपॉन y। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि फाइंड कोशी-रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन या शो दैट कोशी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन, तो इनडायरेक्ट वो आपसे चारों पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहा है ओरिजिन पर, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशियल ना कर ये वाले फार्मूले वहां अप्लाई कर देंगे। चलिए अब मैं आता हूं इसके सेकंड फेज पर। मैंने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। अब मैं उस पर आ जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। चारों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, मुझे अप्लाई करने होंगे डायरेक्ट। और ध्यान देंगे फार्मूले 4 नहीं है, फार्मूले तो 2 ही है, एक में यू की जगह सिर्फ मैंने वी कर दिया है। तो मैं आ गया किस पर, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। इसको किस तरह लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड लिखने के लिए जो कहानी है वो भी बड़ी सिंपल है, ध्यान देंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, एफ जेड का डेरिवेटिव आप किस तरह लिखेंगे, एफ डैश जेड जैसा मैंने एफ एक्स के लिए बताया था, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, कितना होगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड
और अपॉन कितना आ जाएगा ये डेल्टा जेड। ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर है। लेकिन अगर यही कहानी आप किस पर लिख दो, एट ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या है, दैट इज आप जेड इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एफ डैश जीरो, यानी जेड की जगह जीरो लिख दो, जेड की जगह क्या लिख दो, जीरो। तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, कितना आ जाएगा एफ, ये बना बच्चों जीरो प्लस डेल्टा जेड, और ये आ गया माइनस जेड की जगह जीरो अपॉन डेल्टा जेड। एक लाइन और अगर मैं बढ़ाऊं तो एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, ये एफ डैश जीरो आ जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, कितना हुआ ये बना एफ डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, वो एक डेफिनेशन है एफ जेड माइनस एफ जेड नोट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नोट, वहां जेड नोट को जीरो लिखकर भी यही आंसर आएगा। फॉर द सिंप्लिसिटी अगेन क्या किया आपने, फॉर द सिंप्लिसिटी डेल्टा जेड इज रिप्लेसिंग बाय, या रिप्लेसिंग डेल्टा जेड, किससे रिप्लेस कर दोगे डेल्टा जेड को, डेल्टा जेड बाय जेड ओनली। तो ये आपका रिजल्ट बना एफ डैश जीरो इज लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और ये बना एफ जेड माइनस एफ जीरो। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ओरिजिन, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिखिए, कोई लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तीसरा फार्मूला है, दो फार्मूले यू के लिए और बिल्कुल ऐसी फार्मूले वी के लिए थे, तो उनको मैं टू ही काउंट करूंगा, और ये बना मेरा तीसरा फार्मूला। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर वो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो पार्ट में पूछा जाता है, सो दैट कोशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई बट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो मैं ये प्रूव करूंगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो मैं ये प्रूव करूंगा कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं होगा, कहां पर, ओरिजिन पर। तो इसका मतलब आगे मुझे इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम दिखाएं कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं है। तो मैं इस लेक्चर में आपको वही सिखाने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन शो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसका एक वर्किंग रूल में लिख रहा हूं, और सपोर्ट में एक या दो एग्जाम्पल भी मैं करने की कोशिश करूंगा। तो लेक्चर आप ध्यान से देखते रहिए, ये लेक्चर हमारा कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो मैं इसके बाद, इस लेक्चर के बाद डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या है ये मेथड, हाउ टू शो, मतलब किस तरह दिखाएं एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, इस बात को किस तरह दिखाऊं कि फंक्शन हमारा या फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता, या सिंपली कहो कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका एक प्रॉपर वर्किंग रूल में लिखने जा रहा हूं। वर्किंग रूल क्या, वर्किंग रूल है इसका, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर वन, राइट वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो, राइट एफ डैश जीरो या वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो एक ही बात है। दैट इज, सबसे पहले आप ये लिखिए कि एफ डैश जीरो है क्या, तो ये तो आपको याद करा हुआ फार्मूला है, ये कैसा है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। एफ डैश जीरो क्या लिख दोगे आप, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। इसके बाद सेकंड स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ एफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन इक्वेशन वन। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी एफ जेड की वैल्यू जो भी दी गई है उसको एक्स और वाई में बदल लीजिए, और जेड को आप जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर वन में। दैट इज, ये एफ डैश जीरो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ चलो मैं रिजल्ट भी लिख रहा हूं, हियर वी गेट, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर, हियर वी गेट, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी बता रहा हूं वर्किंग रूल के साथ साथ। तो यहां पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा, भाई आपने क्या किया, आपने इसकी जगह एक्स वाई में कोई फंक्शन रख दिया, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। तो कुल मिलाकर राइट हैंड साइड में एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसके पास क्या होंगे, एक्स और वाई। तो उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया एक्स कोमा वाई। कैसा आएगा वो क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास ये इस रिजल्ट की जगह क्या नजर आएगा, कोई एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स और वाई होगा, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया टू। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट है जेड टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान देंगे, जेड अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ।
और ये जो राइट हैंड साइड में जीरो है ये कोई सिंपल जीरो नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो प्लस आई जीरो की तरफ। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब एक्स भी जीरो है और वाई भी क्या है, जीरो। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई जीरो कोमा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक्स वाई जीरो जीरो की तरफ टेंड करता है तो एक्स कोमा वाई किसकी तरफ टेंड करता है, जीरो कोमा जीरो की तरफ। तो बिना कुछ बताए इस तरह डिटेल आप डायरेक्ट लिखें एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो कोमा जीरो। अब मुझे लिमिट इसकी नहीं इसकी निकालूंगा। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं यहां पर अलग से आपको मेथड बता रहा हूं। डिटरमाइन, थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन एफ डैश जीरो अलोंग टू डिफरेंट पाथ, अलोंग टू डिफरेंट पाथ। मतलब एफ डैश जीरो फाइंड करने का मतलब आपको इसको फाइंड करना है। क्लियर है भाई, एफ डैश जीरो फाइंड करने के लिए आपको इसी को, जिसकी जो वैल्यू आएगी वही तो एफ डैश जीरो होगा। तो क्या करेंगे हम, एफ डैश जीरो फाइंड करने का मतलब इसी को फाइंड करना है अलोंग टू, यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं मैं, अलोंग टू डिफरेंट पाथ। इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड का मतलब है अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज एक सिंगल पाथ से भी कई बार काम हो जाता है। क्लियर है। अब यही इंपॉर्टेंट मेथड है कि वो पाथ में किस तरह सेलेक्ट करूंगा। क्लियर है, और किस तरह बताऊंगा कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो की वैल्यू आप 2 टाइम फाइंड करेंगे, कभी कभी 1 टाइम फाइंड करने पे भी काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे पाथ। अब पाथ किस तरह सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ध्यान देंगे। देखिए आप हैं कहां इस समय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। आप पहुंचना चाहते हैं कहां पर, ओरिजिन पर, और एक्स वाई कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। एक्स कोमा वाई क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी एक्स कोमा वाई कहीं को मान लिया मैंने। अब मान लीजिए ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है और ये बनना चाहता ओरिजिन। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ओरिजिन बनना चाहेगा तो उस समय आपको देखना है कि ये फंक्शन क्या बनेगा। तो अगर ये ओरिजिन बनना चाहता तो ये किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ सकता है, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स, जाना ओरिजिन पर है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई पाथ चुनना चाहे तो वो इस तरह भी आ सकता है, जैसे पैराबोला, या कोई और कर्व भी हो सकती है पैराबोला के अलावा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इनफाइनाइटली वे होंगे कहां पर आने के लिए, ओरिजिन पर आने के लिए। तो आपको उन्हीं पाथ में से कोई 2 पाथ सेलेक्ट करने। अब वो जो कोई पाथ सेलेक्ट करने, उसमें एक पाथ को मैं फिक्स करने जा रहा हूं। अलग अलग किताब में अलग अलग मेथड दिए गए, लेकिन दिया गया सब में पहला पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को मैं फिक्स करने जा रहा हूं, पहला पाथ में लेके चला करूंगा y इक्वल टू एम एक्स। तो इसकी कहानी मैं बड़ी डिटेल में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। बस ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इसको पढ़ना है। 1-2 बार पढ़िए, लेक्चर देखिए, इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो तीसरा स्टेप क्या था हमारा, तीसरा स्टेप था डिटरमाइन एफ डैश जीरो अलोंग टू डिफरेंट पाथ इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड से मतलब ये है कि कभी मुझे 2 पाथ की जरूरत होगी, कभी एक ही पाथ में काम हो जाएगा। तो इसको मैं लेफ्ट में लिख देता हूं। किस तरह फाइंड करेंगे, एफ डैश जीरो जब आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब एफ डैश जीरो, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, लिमिट दैट इज एक्स कोमा वाई क्या बन गया, ये ओरिजिन। ये इसी के बाद की कहानी लिख रहा हूं मैं, जगह मुझे कम पड़ेगी इसलिए मैं लेफ्ट में ले आया, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, फाइव एक्स वाई। अब इस पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको 2 पाथ की जरूरत पड़ेगी। अगर लगा आपको 2 पाथ, अदरवाइज एक में भी काम हो सकता है। तो पहला पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 1। इसमें मैंने सपोज कर लिया, सपोज एक्स कोमा वाई, अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, एक बार दोबारा बता देता हूं, ये ओरिजिन है और ये आपका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स कोमा वाई, और आप चाहते हैं इस पर आना। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स। तो मैंने कह दिया सपोज एक्स कोमा वाई 0 0 की तरफ मूव कर गया अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या है वो स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। तो जब ऐसा होगा तो आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो नाम दिया था मैंने, क्या थी इक्वेशन, इसको कुछ नाम दे दीजिए। चलो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, ये एरो का निशान इस तरह बना दो, और इस इक्वेशन को नाम दे दो आप ए दे देता हूं, और ये पहला पाथ, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन ए है,
ये क्या इंप्लाइज कर देगी, इक्वेशन ए इंप्लाइज, इसमें सब कुछ मॉडिफिकेशन आपने कर दिया तो एफ डैश जीरो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट फाइव एक्स कोमा एम एक्स, यानी y की जगह mx लिख दिया होगा, और अब सिर्फ लिमिट आपकी x की बची, y तो खत्म हो गया, x टेंड्स टू जीरो। क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। नंबर वन, नाउ टू केसेस अराइज, टू केसेस अराइज। केस नंबर वन, पहला केस क्या हो सकता है, एफ डैश जीरो डिपेंड्स, जो भी आंसर आया एफ डैश जीरो डिपेंड्स ऑन एम, मान लीजिए ये किस पे डिपेंड कर गया, एम पे डिपेंड कर गया। अगर जैसे ही एम पे डिपेंड करेगा इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, इसका आंसर एक से ज्यादा होने वाले। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट तो कहीं भी मान सकते हो ना भाई, ओरिजिन के आसपास, तो पता चला ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए y इक्वस टू एक्स है, ये मान लीजिए क्या y इक्वस टू 1/2x, तो होगा क्या कि अगर ये m पे डिपेंड करता है तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 1/2 लिखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। आप यार डायरेक्ट समझिए, m पे डिपेंड करने का मतलब इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू ले सकता है, और अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट है तो वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा एनालिटिक भी नहीं होगा। दोनों के लिए सेम कहानी है, डिफरेंशिएबल ब्रैकेट में लिख देता हूं, एनालिटिक कहां भाई, एफ जेड की बात कर रहे हो तो पॉइंट भी बताना पड़ेगा एट ओरिजिन, यहां तो ओरिजिन इसके साथ ही चल रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, आपको दूसरे पाथ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन मैंने इसलिए यहां पर क्या लिखा है, डिटरमाइन एफ डैश जीरो अलोंग टू डिफरेंट पाथ इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो दो पाथ लेंगे, अदरवाइज एक ही पाथ में क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला पाथ आपने फिक्स कर रखा है y इक्वल टू एम एक्स, अगर आपकी लिमिट m पे डिपेंड करती है तो मना कर दीजिए, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन आपका खत्म है। बात समझे? लेकिन अब आता हूं इसके दूसरी पॉसिबिलिटी पर, केस नंबर टू। ये केस नंबर वन था, केस नंबर टू में क्या है, केस नंबर टू है मेरे पास, इफ एफ डैश जीरो डज नॉट डिपेंड, मान लीजिए डिपेंड ही नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता ये, ऑन एम, ये एम पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई फिक्स वैल्यू देता है। लेट, मान लीजिए एफ डैश जीरो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया कोई नंबर, क्या नंबर मानू, मान लीजिए वो नंबर आ गया मेरे पास L1, क्या आ गया नंबर L1। क्लियर है? अगर m पे डिपेंड करता है तब तो ये कहानी है, अगर m पे डिपेंड नहीं करता तो इसके बाद केस नंबर टू हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देन, इसके बाद देन वी रिक्वायर्ड सेकंड पाथ, देन वी विल मूव, चलो यहीं पे लिख देता हूं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पाथ, तो मुझे नेक्स्ट पाथ पर मूव करना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट पाथ क्या होगा, यानी अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, पाथ नंबर टू की। तो पाथ नंबर टू की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, ये बात समझ पा रहे हैं आप, पाथ नंबर टू की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, सिर्फ उस क्वेश्चन में पड़ेगी जब आपकी लिमिट m पर डिपेंड नहीं करती, मान लीजिए जीरो आ गई लिमिट या 1/2 आ गई, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है और एक पाथ और लेके चलना है। अब दूसरा पाथ आप लोग क्या लेंगे, दूसरा पाथ फिक्स नहीं है, ये क्या हो सकता है, सपोज x कोमा y टेंड्स टू 0 0, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं मैं, अलोंग द कर्व्स, और ये कर्व हमारी क्या हो सकती है, ये y कोई फंक्शन हो सकता है x का, या x कोई फंक्शन हो सकता है किसका, y का, टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, फिक्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कर्व होंगे, इनके लेने का तरीका भी मैं आपको बताएंगे। क्लियर है? और मान लीजिए ऐसा करने के बाद आपकी जो लिमिट आई एफ डैश जीरो, वो आ गया आपके पास L2, क्या आ गया वो L2, ये L1 आ गई, और दूसरे बार लिखने पर क्या आ गया L2। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या करेंगे आप,
पाथ सेलेक्ट करेंगे। अगर पाथ सेलेक्ट करने पर आपकी एफ डैश जीरो की वैल्यू एम पे डिपेंड आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर एम पे डिपेंड नहीं आई तो आपको एक पाथ और लेना पड़ेगा और वो पाथ हर क्वेश्चन में अलग होगा। क्लियर है? तो वो डिपेंड करेगा किस पर? क्वेश्चन पर। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, या x इक्वल टू y का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 5 या x इक्वल टू y की पावर 3, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये लिमिट हमारी क्या आ गई? वापस ही आता हूं L2। अब ध्यान देंगे, इफ कंक्लूजन, ऐसा करने के बाद आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा वही मैं लिखने जा रहा हूं। कंक्लूजन, ये वर्किंग रूल हमारा खत्म हो गया। तो आपने ये कंक्लूड करा इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2 देन, तब हम कहेंगे f डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होगी चाहे आपका कोई भी पाथ लें, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और ये सारी कहानी आप दोबारा लिख सकते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल और एनालिटिक एट ओरिजिन, और एनालिटिक कहां? एट ओरिजिन। तो ये हमारी कहानी है। तो देखिए बच्चों, सेकंड पाथ पर कब जरूरत पड़ेगी? जब पहले पाथ में लिमिट आपकी एम पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड हो गया, हो सकता है आपको समझ में भी थोड़ा कम आया हो, लेकिन आप सिर्फ इसको मेथड को एक बार लिख लीजिए और इस पेज को अपने सामने रखिए, और जब कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन में ये वाली चीजें अप्लाई करते रहिए। जैसा कहा गया है, आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, फिर देखते समझ में आया है नहीं आपको। स्टूडेंट्स, दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली प्रॉब्लम है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस जेड इज नॉट ओरिजिन। और दूसरी बार फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो, जबकि जेड क्या है? ओरिजिन। यानी ओरिजिन पर फंक्शन को जीरो कहेंगे, और अगर पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो फंक्शन को जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड कहेंगे। इसी तरह ये सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अपॉन में टर्म थी मेरे पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, इसको सही कर दीजिए। तो फंक्शन आपका अगर z ओरिजिन नहीं है तो फंक्शन ये है, और अगर z हमारा ओरिजिन है तब फंक्शन हमारा क्या है? जीरो। अब मुझे दोनों बार ये दिखाना है कि फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो भी मैंने आपको अभी वर्किंग रूल बताया था वो किसके लिए था? वो वर्किंग रूल था फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं दिखाने के लिए। तो उसी को मैं अप्लाई करता हूं। पहले मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन, जो कि गिवन फंक्शन क्या है? एफ जेड, और एफ जेड आपको दिया गया है जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड। मैं पहले क्वेश्चन तो लिख ही दें, और ये कितना आएगा? जीरो, और इसके बाद आएगा, बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये दिखाना है कि फंक्शन हमारा ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एफ डैश जीरो की वैल्यू। तो आप जानते हैं एफ डैश जीरो क्या है? वी नो दैट, या वी हैव एफ डैश जीरो। बिल्कुल वर्किंग रूल के हिसाब से चलो, जो वर्किंग रूल था उसको देखते रहिए एक बार। क्लियर है? उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, जैसा वर्किंग रूल में बताया गया बिल्कुल वही काम मैं यहां पर करूंगा। तो ये बना लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, कितना बना? ये एफ जेड माइनस एफ जीरो, और अपॉन में आ गया ये जेड। क्लियर है? इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको लिखवाया था कि यहां पर आप जेड को लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले चलो एफ जेड की वैल्यू लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड कितना है? एफ जेड मतलब जेड इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो अगर मान लीजिए जेड को आप जीरो लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना एफ जेड इक्वल टू जीरो का, जब जेड जीरो है तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पर जीरो लिखनी है, यानी एफ जीरो जीरो है। अगर जीरो के अलावा कोई पॉइंट है तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, अगर पॉइंट एग्जैक्टली जीरो है तो आप जीरो लिखेंगे। तो क्या बनी एफ जेड की वैल्यू? एफ जेड की वैल्यू बनी जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड, और एफ जीरो कितना है भाई? ये तो आ गया मेरे पास एफ जेड की वैल्यू तब जब जेड ओरिजिन नहीं है, और ओरिजिन पर एग्जैक्टली ये वैल्यू दी गई है। तो कितना आ गया? ये जीरो, और अपॉन, देखिए ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, ये सिर्फ ओरिजिन के लिए डिफाइन है, और बाकी सभी पॉइंट के लिए ये दिया गया है। अपॉन में कितना आ गया बच्चों? जेड।
क्लियर है। अब मैं इसको एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, अभी एफ डैश जीरो की ही बात कर रहे हैं, यानी पहला स्टेप ही हमारा चल रहा है अपॉन जेड स्क्वायर, कोई डाउट। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ले आइए एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंप्लाइज करके लिखते रहो। ये आ गया बच्चों एफ डैश जीरो लिमिट, अच्छा जेड टेंस टू जीरो, पहले भी बताया था दोबारा बता देता हूं, जेड टेंस टू जीरो का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई टेंस टू जीरो प्लस आई जीरो, यानी एक्स कोमा वाई टेंस टू ओरिजिन। पहले डिटेल में बताया था एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे, तो यहां पर कितना आ गया एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, पूरे क्वेश्चन को एक्स और वाई में ले आओ। ये आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये कैसे आ गया आप जानते होंगे, और ये बना एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। बच्चों जो आपको वर्किंग रूल बताया गया था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं तो ध्यान देंगे, जो वर्किंग रूल बताया गया आपको, लेक्चर को आप स्किप करके मत देखिए, लेक्चर को आपको पूरा देखना है। तो जो वर्किंग रूल बताया गया था उसके अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया फाई एक्स वाई, क्या हो गया फंक्शन फाई एक्स वाई, बात क्लियर है। अब वर्किंग रूल ये कहता है कि इस फंक्शन की लिमिट आप 2 बार निकालें अगर जरूरत पड़ती है तो, और पहला पाथ आप सेलेक्ट कर लें y इक्वल टू एम एक्स, वही करूंगा। सपोज दैट, तीसरा स्टेप, सपोज दैट x कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो अलोंग, किसके अलोंग चलेंगे, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्या है वो स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स। तो बताइए एफ डैश जीरो क्या होगा, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज व्हाट इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1, ये इंप्लाइज करेगी एफ डैश जीरो इज लिमिट, अभी लिखूंगा लिमिट के बारे में, x और ये आ गया आई सॉरी x माइनस आयोटा और m की जगह सॉरी y की जगह क्या आ गया एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा और ये आ गया एम एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से y तो है नहीं, तो एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो की जगह क्या रह गया, सिर्फ x टेंस टू जीरो। क्लियर है। थोड़ा और सोल्व करो, अगर आप x की यहां पर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों जीरो अपॉन जीरो, क्या बनने जा रहा है ये जीरो अपॉन जीरो, तो क्या बनेगा यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी एक्स कॉमन ले लो, बाहर आकर एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, 1 माइनस आई एम का होल स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस आई एम का होल स्क्वायर और ये इससे हो गया कैंसिल। अब अगर यहां पर आप लिमिट पुट कर दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर ही लिख रहा हूं बच्चों, अभी मुझे प्रूव करने थे कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ डैश जीरो कितना आ गया मेरे पास, यहां पर ये एफ डैश जीरो आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो और ये बना मेरे पास 1 माइनस आयोटा एम का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा एम का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट लिमिट है और x इसमें है नहीं, तो यही इसकी लिमिट रह जाएगी, इसकी लिमिट यही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ डैश जीरो है ये किस पे डिपेंड करता है, हियर एफ डैश जीरो डिपेंड्स ऑन m, ये तो m पे डिपेंड कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जीरो जो है वो यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक, वो गलती से मैंने यूनिक लिख दिया तो नॉट यूनिक लिखोगे, तो ये यूनिक नहीं है। और अगर फंक्शन की लिमिट यूनिक नहीं है इसका मतलब एक से ज्यादा लिमिट, अब एक से ज्यादा लिमिट किस तरह है, आपने पाथ लिया y इक्वल टू एम एक्स, अगर मान लीजिए आपने y इक्वल टू एम एक्स में m को 1 समझा तो पाथ x लिया होगा y इक्वल टू x, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। और अगर आपने y इक्वल टू क्या लिया होगा 2x, तो यहाँ क्या आएगा आंसर 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i दोनों का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग लिमिट है, इसीलिए मैंने कहा इट इज नॉट यूनिक। तो आप कहेंगे एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, दैट इज एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ, एट ओरिजिन या एट जेड इक्वल टू जीरो, जैसे भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। अब देखिए वर्किंग रूल अब आपको समझ आया होगा, तो पाथ 2 की जरूरत आपको हर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। अगर ये कोई हमारी फिक्स वैल्यू आ जाती और इसके पास m ना होता तो मैं पाथ 2 की तरफ भी चलता, शायद सेकंड प्रॉब्लम में मुझे दोनों पाथ की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आ गया यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 पर।
ये समझ गए बच्चों आप? तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या होने वाली है? चलो राइट हैंड साइड से करना शुरू करता हूं क्वेश्चन। तो जो गिवन फंक्शन है, या चलो इधर से लिखता हूं, कम से कम फंक्शन तो मुझे लिखा हुआ मिल गया यहां पर। तो ये यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज गिवन फंक्शन? मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। तो ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, और व्हाट गिवन, वी हैव गिवन दिस फंक्शन। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो फंक्शन हुआ। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एफ डैश जीरो। वी हैव, व्हाट इज एफ डैश जीरो? वी हैव एफ डैश जीरो इज, बच्चों एफ डैश जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एफ डैश जीरो? लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। क्लियर है? एफ डैश जीरो और लिमिट जेड टेंस टू जीरो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो, जीरो, और एफ जेड की वैल्यू देखिए, अगर जेड आपका ओरिजिन है यानी जेड जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एफ जीरो कितना लिखना है आपको? जीरो। ये तो क्लियर कट बात है। और अगर मान लीजिए जेड ओरिजिन नहीं है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है अदर देन ओरिजिन, तो फंक्शन ये वाला यूज करना है। तो ये वैल्यू हुई हमारी एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्सेप्ट ओरिजिन, और ये वैल्यू हुई किस पर? ओरिजिन पर। क्लियर है? तो क्या बनेगा यहां पर? ये बना एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 माइनस एफ जीरो, यानी व्हेन जेड इज जीरो तो एफ जेड जीरो, यानी एफ जीरो जीरो अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। एक लाइन और बढ़ा दो। लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, कितना बना ये बना मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई, कैंसिल हो जाएगा ये, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, और ये बना एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये हो गया कैंसिल। तो एफ डैश जीरो कितना बना ये एफ डैश जीरो मेरे पास आ गया लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो ऑफ, किसकी लिमिट है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। अब स्टार्ट होता है हमारा इसकी लिमिट निकालने का प्रोसीजर। चलिए इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेलेक्ट करूंगा 2 पाथ, अगर जरूरत पड़ी तो पहला पाथ तो फिक्स है, पहले फर्स्ट पाथ की बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? y इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए होता क्या है, आप चाहते हैं कि x को y क्या बन जाए? ओरिजिन, और आप कहीं यहां पर हैं तो आपको किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू आना ही पड़ेगा। तो मैंने ले लिया, मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू आना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। तो मैंने एक पाथ जरूर सेलेक्ट किया है, कोई और पाथ भी हो सकता है, तो अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो वहां भी चलेंगे हम। तो पहला पाथ मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा है? ओरिजिन की तरफ आने के लिए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए क्या करते हैं हम यहां पर। फर्स्ट सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो अलोंग द कर्व, यानी एक्स कोमा वाई क्या बनना चाहता है? ओरिजिन, और किसके अलोंग? इसने रास्ता चुना है y इक्वल टू एम एक्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। पूरी बात लिख देता हूं, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या है वो स्ट्रेट लाइन? y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है? तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाइज करती है? इक्वेशन 1 इंप्लाइज हियर एफ डैश जीरो। ध्यान देंगे लिमिट, अभी बात करता हूं लिमिट की, एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख दोगे? एम एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एम एक्स की पावर 10। अब यहां y का तो नामो निशान नहीं है, तो x टेंस टू जीरो, क्योंकि y की जगह आपने एम एक्स रख दिया है। तो एफ डैश जीरो कितना होगा यहां पर? एफ डैश जीरो आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो, ये बना x की पावर 7 m की पावर 5, यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो x की पावर 4, तो ये क्या बना? 1 m की पावर 10 और x की पावर 6, ये बना, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो न्यूमरेटर में अभी भी आपके पास बचा हुआ है क्या? एक्स क्यूब, और अपोन में क्या है? 1 प्लस एम की पावर 10 एक्स की पावर 6। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, आप इसमें एक्स की लिमिट रख दीजिए, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो
तो ये बनेगा बच्चों 0 अपॉन, जब x को 0 लिखेंगे तो 0 इंटू m की पावर 5 यानी 0 और 1 प्लस 0, यानी कुल मिला के बच्चों ये आ गई 0 अपॉन 1 यानी f डैश 0 इज 0। ये तो कोई फिक्स वैल्यू है, क्या वैल्यू है ये? एक फिक्स वैल्यू है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो फंक्शन की लिमिट है वो m पे डिपेंड नहीं कर रही, वो एक फिक्स वैल्यू दे रही है 0। तो अब आपको कोई दूसरा पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा जो 0 के अलावा कोई लिमिट बताए, तो मैं उसी पाथ की तरफ आता हूं। अगेन सपोज दैट सेकंड पाथ क्या होगा हमारा? अच्छा, ये हर क्वेश्चन में अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका तरीका आपको एक बताऊंगा जो शायद ही किसी क्वेश्चन में फेल हो। 99% क्वेश्चन उससे सोल्व होंगे। अगेन सपोज दैट दोबारा मैंने क्या किया, एक्स वाई को मूव कराया किसकी तरफ? दोबारा मैंने एक्स वाई को मूव कराया ओरिजिन की तरफ, यानी ये यहां एक डायग्राम सा फिर बना देता हूं मैं। ये एक्स कोमा वाई है और आप मूव करा रहे हो कहां? ओरिजिन की तरफ। तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप आए तो लिमिट 0 आ गई। हो सकता है अब आप कोई कर्व बना के आए हो, किसी भी तरह की कर्व हो सकती है। बात सुन पा रहे हैं? तो अगेन सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द कर्व। अब बच्चों वो कर्व क्या होगी? अब उसका एक मैं आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं, 99% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उससे। देखिए जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ये है जिसकी आप लिमिट निकालने जा रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है। क्लियर है? इसमें आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें। 99% क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल तरीके से लिखे हुए हैं, जैसे x की पावर 2 y की पावर 5 तो नीचे है, x की पावर 4 y की पावर 10 प्लस में, यानी ये इनके स्क्वायर है, चाहे इनके स्क्वायर। तो यहां पर एक तरीका मैं जो बताने जा रहा हूं, न्यूमरेटर में आपको जो भी फंक्शन दिख जाए, देखिए ये कोई फिक्स मेथड नहीं है, नॉट ए फिक्स मेथड। क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के हो जाएंगे। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल मान लें? वाई की पावर 5, या वाई की पावर 5 को किसके इक्वल मान लें? एक्स स्क्वायर। यानी ये जो न्यूमरेटर में दो टर्म दी गई है, इनमें से किसी एक टर्म को दूसरी टर्म के इक्वल मान लें। मल्टीप्लाई में है ना, एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई की पावर 5 है, तो या तो एक्स स्क्वायर को वाई की पावर 5 मान लें या वाई की पावर 5 को एक्स स्क्वायर मान लें। मेन मोटो मेरा यह है कि ऐसा रखने पर ये पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा। यानी आपको इस तरह की कर्व माननी है कि पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाए? एक कांस्टेंट टर्म, इसमें से x भी गायब हो जाए और इसमें से y भी गायब हो जाए। इस तरीके का मेथड हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में क्या दिया गया? x की पावर 4 y की पावर 5, तो इनमें से किसी एक को दूसरे के इक्वल मान लें। तो मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तो मैंने कहा अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 5, ये मैंने मान लिया। क्लियर है? अब ये नहीं कि x लिखेंगे तो y की पावर 5/2 हो जाएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए अब इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाइज करेगी? ये तरीका समझ में आ गया आपको? नहीं, ये जो आपको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसमें पहली टर्म को दूसरे के इक्वल मान ले। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके, तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद बता रहा हूं। ये कोई फिक्स मेथड नहीं हो सकता किसी मेथड क्वेश्चन में फेल हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सोल्व होते हैं। फिर आप दिमाग लगाइए कि कौन सा हम वो माने जिससे हमारा लिमिट 0 के अलावा आ जाए। तो क्या बनी इक्वेशन नंबर 1? जो कहानी मैंने बताई थी उसी को लेके चलते हैं। तो f डैश 0 कितना आ गया? ये आ गया लिमिट। बच्चों किसी एक को गायब कर दो, तो मैं एक काम करता हूं, y को गायब कर रहा हूं, तो जहां जहां y की पावर 5 है उसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। यहां पर कितना आ गया? x की पावर 4, यह y की पावर 10, तो y की पावर 10 का मतलब y की पावर 5 का मतलब एक्स स्क्वायर, तो 10 का मतलब क्या हो गया? x की पावर 4। और देखो यही तो मैं बता रहा था, कुछ ऐसा माने के लिमिट कांस्टेंट आ जाए, और ऐसा करने पर लिमिट आपकी कांस्टेंट आ जाएगी। तो क्या बनाइए f डैश 0? f डैश 0 हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आ गया बच्चों x की पावर 4 अपॉन 2x की पावर 4, और लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आ गया? ये 1/2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी f डैश 0 इज कितना आ गया? ये 1/2। क्या आ गया? ये 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू आए तब तो लिमिट बनी आपकी 0। कितनी लिमिट बनी हमारी? 0। और जब आप कोई कर्व बनाकर आए, कर्व क्या थी? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तब आपकी लिमिट आ रही है 1/2। ऐसा तो नहीं हो सकता, लिमिट तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, लिमिट तो यूनिक होती है। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहां हम लिखेंगे हियर f डैश 0 इज डिफरेंट, ये अलग है, अलोंग टू
डिफरेंट पाथ, अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स, दैट इज, इसका यही मतलब हुआ कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहां, डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका था, क्लियर है। तो जो मैंने यहाँ पर पाथ लेने का तरीका बताया उसको समझ लीजिए। पहली टर्म को दूसरे के इक्वल मान लें, दूसरे को पहले के इक्वल मान लें। ऐसा लिखने पर 99% क्वेश्चन आपके कांस्टेंट टर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर कहानी जो हमारी बनी थी, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ओरिजिन पर आए तो जीरो लिमिट, और कर्व बनाकर आए तो 1/2 लिमिट। इसका मतलब एफ डैश जीरो यूनिक नहीं है, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है। तो ये काफी लेंथी सा लेक्चर मुझे लग रहा हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेक्चर पूरा देखिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें मुझे इस पार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन, ये मान के चलिए हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।